बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ात पात के कैदी, कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड पाकिस्तान सिलसिला गुफ्तगू जारी है। आज इस गुफ्तगू का तीसरा एपिसोड है और हस्ब रवायत हस्ब मामूल मेरे भाई राजा सोहेल शफीक एडवोकेट तशरीफ़ फरमाए मेरे साथ। सोहेल भाई, सिलसिला गुफ्तगू को आगे हम बढ़ाएंगे। एक बहुत ही अहम सवाल हमने नाजरीन इस सवाल करने से पहले थोड़ा सोचा कि हम ये सवाल लेके आएँ ना लेके आएँ, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर हमने हिम्मत की कि हम ये सवाल ज़रूर मैं सोहेल भाई से करूँगा और वो जवाब देंगे भी। कुफ क्या है, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है? सोहेल भाई मुझे समझाएँ, नाजरीन को समझाएँ। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है, क्योंकि इस सवाल का डायरेक्ट तल्लक कास्ट सिस्टम के साथ है, ज़ात पात के साथ है। कुफ का लफ्ज़ी माना होता है हम पल्ला या बराबर होना। चूँकि हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम इंडिया की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसमें मैं मुख्तसरन पहले ये बता दूं कि कास्ट सिस्टम इंडिया में जो बड़ी कास्ट हैं, जिनको 4 ग्रोह कहते हैं, जिनमें ये सारे अपने आप को रखते हैं, राजपूत भी रखते हैं, जाट भी रखते हैं, बाकी कौमें भी, तो कैसे डेवलप हुए। तो मौरखीन का ख्याल है कि महाभारत तक जो ट्राइब्स थे उनमें ज़ात पात का निज़ाम हल्का फुल्का मौजूद था। इतना सख्त नहीं था कि वो एक दूसरे से नीचे या नीचा दिखाएं या कम तर समझें। तो इस पर मौरखीन का ख्याल है, किताब में मैंने काफ़ी हवालाजात भी दिए हैं, कि जो सबसे पहली ज़ात वजूद में आई है ना इंडिया के अंदर, वो है खश्तरियों की ज़ात। ठीक है जी। गो के रुतबे के लिहाज से इनका नंबर अब दूसरा है। वो कैसे हुई? वो मौरखीन कहते हैं कि जब कबाइल इकट्ठे हुए, जंगें शुरू हुई, तो जंगों में औरतें, बच्चे, ख़जाने, मालो दौलत, जानवर जो थे वो कब्ज़े में लिए जाते थे। ठीक है। उनकी तकसीम ऐसे होती थी कि वो सिपाहियों के दरमियान उनको तकसीम कर दिया जाता था। फिर उसमें से जो जनरल्स होते थे, जो लीडर होते थे उन सिपाहियों के, उनको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती थी, उसमें औरतें भी मिलती थी, उनमें ग़ुलाम भी मिलते थे उनको, और उनको जानवर, सोना चांदी मिल जाता था, जो भी उस दौर की मेटल्स थी। ठीक है। अच्छा, रफ्ता रफ्ता फिर ये जो सिपाहियों का तबका था ये अमीर होता गया। अच्छा, साथ साथ ये होता था कि जब जंग होती थी तो उनके लोग कुछ जो है ना, वो अपने जंगजुओं को जोश दिलाने के लिए ना शायरी करते थे, उनकी शान बयान करते थे, लड़ाइयों के फर्जी किस्से बना के रज्स पढ़ते थे। तो वो रज्स पढ़ने वाला ग्रोह भी जो है ना, वो नस्ल दर नस्ल वजूद में आ गया कि एक बंदा पढ़ता रहा ना सारी ज़िंदगी, उसके बेटे ने भी यही काम शुरू किया। उन्होंने कहा जी कि हम जो रज्स पढ़ते हैं, इसमें हम जो खुदाई ताकतें हैं, जो हमारे देवता हैं, हम उनको खुश करते हैं। तो फिर जब दौलत आई ना इनके पास, जंगजुओं के पास, तो वो उनको भी देते थे। ठीक है। और पढ़ने वालों को वो क्या करते थे, फिर वो बैठ के ना नए नई शायरी तैयार करते थे, नए नए आइडियाज़ देते थे, जंगों में पढ़ते थे, वैसे अपनी महफिलों में पढ़ते थे। तो वो एक तबका वो भी वजूद में आ गया, रज्स पढ़ने वालों का। ठीक है। अच्छा, उस तबके के पास जब दौलत आई ना, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी शायरी को ना कुछ खुदाई ताकतों के साथ मंसूब करना शुरू कर दिया कि ये ऐसे आती हैं और फिर हम बयान करते हैं। एक तकदीस अपने अंदर पैदा करनी शुरू कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि चूँकि वो फ्री होते थे, जब जंगें कम होने लगी, सल्तनतें फैल गई, तो उनके पास वक्त बच गया। उस वक्त में ना उन लोगों ने मुख्तलिफ अलूम फ़नून जो है ईजाद कर लिए। एक कहा जाता है कि इंडिया में जो लिखने पढ़ने का फ़न है ना, ये इन्हीं लोगों ने ईजाद किया, जो बेसिकली ये शायर थे, मजहबी ग्रोह था। ठीक है। अच्छा, इन्होंने फल्कियात के अलूम ईजाद किए, लिखने का फ़न ईजाद किया, रियाजी, सियासत के बुनियादी चीज़ें ईजाद की। और फिर हुआ ये कि जब इन्होंने अलूम फ़नून ईजाद किए और अपनी नस्लों में मुंतकिल किए, तो बादशाहों में वो जो जंगजू तबका था, वो जो बादशाह बने हुए थे, उन्होंने इनको वैल्यू देना शुरू कर दी, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी, इनसे मशवरे लेने शुरू कर दिए। जब मशवरे लेने शुरू कर दिए तो ये थोड़े से और अहम हो गए, ये एक दाना और दानिश्वर मशहूर हो गए। फिर अत्ता कि इतना कुछ हुआ कि बादशाहों ने इनसे कानून साजियाँ करवानी शुरू कर दी। सही। अब
वो वक्त था जब कास्ट सिस्टम जो है ना वो इंतहा में इंडिया के अंदर वजूद में आया। इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने जो कानून साजियाँ की ना, उसमें अपने आप को एक पूरी ज़ातों को बयान कर दिया, ख़ुद को ब्राह्मण बना के बयान कर दिया, उनको खश्तरी डिक्लेयर कर दिया जो जंगजू तबका था, बाकियों को वेश और शूदर। बेसिकली ये उनकी अपनी दानाई थी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने इसको इल्हामी बना के पेश किया। इन्होंने कहा ये अब ऊपर से तबके बने हुए हैं ताकि मज़हब से इनराफ़ नहीं करते लोग। तो एक उन्होंने मज़हब, एक मतबादल मज़हब भी उन्होंने खड़ा कर दिया और यही लोग फिर ख़ुद ब्राह्मण बन गए। अब ऑटोमेटिकली जो कानून साजी इन्होंने करनी थी, उसमें ऐसी कानून साजी करनी थी कि इन्होंने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देना था। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अब हुआ ये कि उन्होंने ऐसे कानून बनाए, उसमें हमारे इंडिया की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनका मजहबी लिटरेचर बड़े वेद कहते हैं, वेद भी पढ़ते हैं उनको। वेद या वेद का लफ्सी मतलब होता है इल्म। बिल्कुल सही। मुख्तलिफ़ किस्म के वेद हैं। अच्छा, उनमें इन लोगों की इल्म व हिकमत है और इन्हीं के असूल बयान किए गए हैं। उनमें फिर सबसे पहले जब कुछ तबके वजूद में आ जाते हैं और वो सिस्टम के अंदर बेनिफिशरी बन जाते हैं, जैसे ब्राह्मण और खश्तरी बेनिफिशरी बन गए, अब उस बेनिफिट को कायम रखने के लिए ज़रूरी होता है कि अपने तबके को मजबूत रखा जाए, दूसरों को इसमें शामिल ना होने दिया जाए। उसको रोकने का जो बेहतरीन तरीका होता है ना, वो शादियों पर पाबंदी लगा दी जाए, इंटरमैरेजेस। ठीक है। अच्छा, तो ब्राह्मणों ने भी जो कानून बनाए ना, जिसको वेदों के अंदर मौजूद हैं, उसमें ये बाकायदा बैन लगा दिया कि कोई लो कास्ट का मर्द ऊंची कास्ट की औरत से शादी नहीं कर सकता। ठीक है। अब उसमें नुकसान ये था कि एक खश्तरी औरत चली जाती है वेश में या शूदर के साथ शादी करके, तो उसकी वो प्रॉपर्टी या वो शानो शौकत अब उसके बच्चों में आ जाएगी, फिर वो सेटअप ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ उसमें स्कॉलर्स आए, उन्होंने कहा जी कि ये पाबंदी औरतों के लिए, ऊंची ज़ात की औरतें तो नहीं कर सकती, मर्द कर सकता है लो कास्ट औरत के साथ शादी, लेकिन एक शर्त है, उससे लो कास्ट औरत से उसके जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो उसके वारिस नहीं होंगे, वारिस वो बच्चे होंगे जो हाई कास्ट की औरत के साथ हैं। तो ये जो कुफ का मसला है ना, तारीखी तौर पर ये इंडिया में आज से 2500-2600 साल पहले स्टार्ट हुआ और ये ब्राह्मणों ने इसको खड़ा किया और ख़ुद भी खड़ा किया कि उनकी औरत के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, और उन्होंने भी खुद नहीं की शादियाँ, ताकि ये साबित करें कि ये जो उनके पास मुकद्दस अलूम है वो उन्हीं नस्ल का हक है ताकि वो मुकद्दस रहे। खश्तियों ने भी रखा। अच्छा, फिर उन्होंने ऐसे कानून भी बना दिए बाकायदा कि अगर कोई ब्राह्मण गुनाह करेगा तो उसकी सज़ा जनाब 1 रुपये या 2 रुपये होगी उस दौर की करेंसी में, कोई शूदर करेगा तो उसको जला दिया जाएगा, ठीक है, खश्तरी करेगा तो उसको 5 रुपये कर दे सज़ा उस दौर की करेंसी में। तो इस तरह की सज़ाएँ भी उन्होंने मुख्तलिफ तजवीज़ कर दी, ज़ात के हिसाब से सज़ा, ज़ात के हिसाब से। तो ये उसका पस मंज़र है इंडिया में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस्लाम भी क्या कुछ कहता है कुफ के बारे में, और कहता है तो क्या कहता है? हाँ, उससे आगे हम ये देखते हैं कि जब इंडिया में इस्लाम आया है, मुसलमान हुक्मरान आए हैं, तो फिर ये कैसे रहा, ये इंटर कास्ट मैरिजेस के हवाले से क्या हुआ, तो वो आप किताब में भी देखेंगे, उसमें है जो मुसलमान हुक्मरान आए तो उनके अंदर भी ये चीज़ें थी, ऊंच नीच थी। बल्कि यहाँ बड़े ऐद सलातीन के बड़े मशहूर मौरख हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी, स्कॉलर थे, रिलीजियस स्कॉलर। ठीक है। तो उन्होंने सिस्टम को कायम रखने की तजावीज़ दी, बल्कि बड़े सख्त अल्फाज के वो मैंने किताब में नकल किए हैं कि ऊंची कास्ट वालों को बड़ा उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश किया, और लो कास्ट वालों के बारे में जो उन्होंने अल्फाज किए हैं वो मैं नहीं यहाँ बयान करता। और उन्होंने सख्ती से बैन किया है कि कोई लो कास्ट का जो मर्द है ऊंची कास्ट की औरत के साथ शादी नहीं कर सकता। फिर ये हुआ है कि उस दौर में जो इंडिया के लोग भी मकामी हिंदू मुसलमान हुए ना, उन्होंने भी वहाँ जाके अपना कास्ट सिस्टम नहीं छोड़ा कि अगर कोई राजपूत था तो उसने कहा मुझे वही स्टेटस वहाँ चाहिए और मैं उसी स्टेटस पर रहूँगा। तो ब्राह्मण जैसे आपने कहा, यस, वो सैयद बन गए उन्होंने अपना स्टेटस लेके। तो यानी कि ऐद सलातीन में भी ये कास्ट सिस्टम और इंटरफेथ या इंटर आप कह सकते हैं इंटर कास्ट मैरिजेस जो है ये बैन रही हैं। तो ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मुग़ल एरा आ जाता है। तो मुग़ल एरा की बड़ी मशहूर किताब है आईने अकबरी, अकबर के ऐद की है। उसका भी हम मुताला करें तो हर कास्ट के लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। वो कहते हैं कि लो कास्ट का बंदा हाई कास्ट के बंदे को जब वो गाली देगा तो 12 रुपये जनाब वो सज़ा उसकी जुर्माना है। 2 बराबर वाले देंगे तो हाफ होगा, अगर हाई कास्ट वाला ऊंची ज़ात वाला देगा छोटे को तो उसका तो कोई बिल्कुल 4th 1 उसको दिया जाएगा। तो उस दौर का जो मजहबी लिटरेचर है उन्होंने भी इस तरह की शादियों की जो है ममानियत की है, पसंद नहीं किया।
बाद में हमारे जो तारीख़ी तौर पर हम देखते हैं इंडिया में देवबंद और बरेलवी मकातबे फ़िक्र बने हैं, तो इनमें भी इस मसले को रखा गया है। इसमें जो ऊंची ज़ात की औरतें हैं उनके साथ छोटी ज़ात के मर्दों के साथ शादी को बिलखसूस मना किया गया है। सख्त फतवा जात है, हम उनको डिस्कस नहीं करते, मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और उन्होंने कहा है जी कि ये कुफ़ है। वही मसला जो आपने पूछा है कि ये कुफ़ क्या होता है, बराबरी नहीं है इसमें। तो उसमें मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं उनके व्यूज़ हैं। कुछ स्कॉलर्स जो हैं उसको सिरे से नहीं मानते हैं और इस पर डिबेट्स हैं। जो इमाम मालिक थे वो नसब को कुफ़ में शामिल नहीं करते थे। वो कहते ये दीनी मामलात में कोई बंदा ज़्यादा मुत्तकी हैं दो तो उनको आपस में ये करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन दीगर स्कॉलर्स जो है वो नसब भी इसमें शामिल करते हैं कि जो कास्ट है आपकी, जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो भी आपका है। तो इस हवाले से इंडिया में 2500 साल पहले भी, 1400 साल पहले भी और आज भी आप देख रहे हैं वो ये एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा सोहेल भाई, एक चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है कि पश्तूनों के यहाँ, हमारे यहाँ जो पठान हैं उनमें ज़ात पात उतना शायद मजबूत नहीं है, ज़ात पात का निज़ाम जितना बाकी हम पंजाब में, सिंध में देखते हैं, या इंडिया के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे ये निज़ाम हमें ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। क्या ऐसा है? ऐसा ही है। उसमें जवाद भाई, पख्तूनों में ना कबायली निज़ाम है। मसलन एक अफरीदी कबीला है तो वो सारे उस कबीले का जो, जिसको हम कहते हैं कोई छोटा काम करने वाला बंदा है, फ़र्ज़ करें कोई नाई है, मिसाल देता हूँ मैं, तो वो भी अपने आप को अफरीदी कहलाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि उसका स्टेटस जो कबीले के जो बड़े लोग हैं उनके बराबर नहीं होता। लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं है जो हम पंजाब के अंदर है। हमारे यहाँ तो ये है ना कि जो नाई है तो ज़ात है, नाई है, वहाँ नहीं है तो ज़ात नहीं, वो अफरीदी लिखेगा अपने साथ, और वो जो बड़ा खान होगा वो भी अफरीदी लिखेगा। इस तरह मुख्तलिफ जो यूसुफ ज़ैया एटसेट्रा कबाइल हैं, तो वो वहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है जो हमारा पंजाब के अंदर है। क्योंकि जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं ये हिंदी तहजीब के डायरेक्टली ज़ेरे असर रहे ही नहीं है, इसलिए ये असरात सिर्फ वहाँ तक हैं जहाँ हिंदी तहजीब जो है, बिलखसूस हम कहते हैं वो मन्नू का जो मज़हब है, जो मन्नू शास्त्र जो किताब है, उसके जो असरात जहाँ पहुँचे हैं वहाँ ज़ात से बात का निज़ाम बहुत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि यूरोपियन जो अक़वाम हैं उनके यहाँ भी किसी न किसी सूरत में कास्ट सिस्टम रहा है। वो किस हद तक रहा है और उन्होंने कैसे जान इससे छुड़ाई और कैसे वो आगे बढ़े? जवाद भाई, यूरोपीज़ जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनमें भी रहा है, ऐसे ही रहा है और बड़ा सख्त रहा है। लेकिन जब वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, गालबन पहले प्रोग्राम में, कि जब आप फाइनेंशियली या पॉलिटिकली बराबर हकूक़ के आ जाते हैं तो फिर ये कास्ट बेमानी हो जाती है। और यूरोप में चूँकि अब माशी बराबरी, सियासी बराबरी और कानून की नज़र में आप लोग जब बराबर हो गए हैं वहाँ पर, तो वहाँ ये सिस्टम अब नहीं रहा है। हमारे यहाँ भी आप देख लें, एलीट क्लास में जो लोग हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो जुडिशरी के बड़े लोग हैं, जो मिलिट्री के बड़े लोग हैं, तो वो इंटरकास्ट मैरिजेस बड़े आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनका कुफ़ जो है ना उनके रुतबे के हिसाब से बराबर हो जाता है। वो अपने कुफ़ को अपने रुतबे में तलाश करते हैं, वो कास्ट नहीं देखते हैं। तो ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा। वो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक देग पकाएंगे तो नाई हैं, लेकिन अगर आप 100 देगें पकाने वाला होटल बना के महीने का 2 करोड़ कमाएंगे तो फिर आप चौधरी साहब होंगे। चौधरी साहब हैं आप, बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून बन जाएंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, सिलसिला गुफ्तगू वो जारी है। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद कुछ सवालात जो हैं वो अगले एपिसोड में सोहेल शफीक भाई के सामने हम रखें। आपके अज़हान में, आपकी ऑब्ज़र्वेशन में, आपके मुशाहिदे में कुछ सवालात वो कोई मौजूद हों, वो हम तक पहुँचाएँ अपने कमेंट्स के ज़रिए। हम उनके जवाबात भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।